नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का। हिंदी की ये सीरीज यहाँ पर जो स्टार्ट की गई है, इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे मेन मकसद यह है कि आपको सारे टॉपिक, हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यानी कि थ्योरी आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट कराए। आप लोगों की डिमांड थी कि सर ऐसी कोई क्लास लगाइए या ऐसा कोई क्लास बनाइए जिसमें हम लोग हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से जुड़ी हुई थ्योरी को कंप्लीट कर पाएं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम वर्णमाला चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। वर्णमाला चैप्टर जो आपके हिंदी की नींव है, हिंदी की आधारशिला जो रखी जाती है वो इसी चैप्टर के द्वारा, इसी पाठ के द्वारा रखी जाती है। यदि आपको वर्णमाला चैप्टर अच्छे से आता है तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में भी सहायता मिलेगी और वो चैप्टर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो देखिएगा, यहां पर देखते हैं वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्णमाला में हमको क्या क्या कवर करना है। तो देखिए, वर्णमाला में आपको पता है वर्ण शामिल होते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। इनमें एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्णमाला के बारे में जानते हैं। देखिए, वर्णमाला में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है या वर्णमाला की परिभाषा क्या है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या? वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, आपसे कहता है कि वर्णमाला क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। इसके अलावा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको याद रखना है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन या व्यंजन और स्वर ये दो प्रकार हुआ करते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन आपके लिए ये बनेगा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है या फिर लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। भाई एक चीज यहां पर देखिएगा, उच्चारण के आधार पर से मतलब क्या है। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर इसका मतलब है बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या क्या होगी, या फिर लेखन के आधार पर इसका मतलब क्या है, तो लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या क्या होगी। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो 45 वर्ण हुआ करती है। और लेखन के आधार पर यदि वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको 52 वर्ण आंसर लगाना है। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 45 होते हैं। और लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। ये 45 वर्णों में अगर व्यंजनों की बात की जाए तो व्यंजन कितने होते हैं? तो 35 होते हैं। और स्वरों की संख्या पूछे तो यहां पर 10 स्वर शामिल किए जाते हैं, यानी 35 व्यंजन और 10 स्वर जब मिलते हैं तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 वर्ण हो जाती है। इसके अलावा लेखन के आधार पर अगर हम बात करें तो व्यंजनों की संख्या 35, इसके अलावा स्वरों की संख्या बढ़कर हो जाती है 13 और फिर 4 संयुक्त व्यंजन इसमें जुड़ जाते हैं। तो 35 और 4 39 और 13 ये मिलकर हो जाते हैं 52 वर्ण। एक चीज यहां पर देखिएगा, ये होते कौन कौन से हैं, व्यंजनों में कौन कौन आता है, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है, स्वरों में कौन कौन आता है, ये बात हम अभी आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है या लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है। अब चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है स्वर। स्वरों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, स्वर होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है कि ऐसे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ,
है ना, ये जो है ये आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, क्योंकि हम इन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से इनकी ध्वनि को पहचान पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है वही आपके स्वर कहलाते हैं। स्वर होते कौन कौन से हैं वैसे तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी यहां पर एक बार मैंने लिख दिया है कि स्वरों में किस किस को शामिल किया जाता है। जो 13 स्वर हैं उन 13 स्वरों में किन किन को शामिल किया जाता है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर आपके लिए ध्यान देने योग्य बात क्या है, जिसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, वो क्या, अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, क्या अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या आपके 4 बताई जाती है। 4 में छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है और री आता है। तो अ, ई, उ और रे, ये जो है 4, ये आपके कैसे स्वर कहलाते हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको आंसर 11 लगाना होता है। भाई कई बार कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं जब ऑप्शन में 11 और 13 दोनों दे देता है। तो अगर आपसे कुल स्वर पूछे जाते हैं या स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो आपको आंसर 11 लगाना है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से आपके लिए तैयार होता है कि आपको स्वर दे देगा और दूसरी तरफ उसका उच्चारण स्थान। भाई जब हम किसी भी स्वर को बोलते हैं, जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसे बोलने के लिए हम वायु का प्रयोग करते हैं, हवा का प्रयोग करते हैं, और हवा मुख के जिस भाग को छूकर बाहर की तरफ निकलती है उसी को उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि देखो यहां पर मैंने जोड़े बना लिए, जैसे छोटा बड़ा का जोड़ा बन गया, छोटी बड़ी का जोड़ा बन गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ का जोड़ा बन गया, री हो गया, छोटी ए बड़ी ए हो गई और छोटा ओ बड़ा ऊ यहां पर हो गया। छोटी अंग और बड़ी अंग को यहां पर आप नहीं रखेंगे, ठीक है। अब इनका जब आपसे पूछा जाए उच्चारण स्थान क्या है तो देखिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो आप लोगों को यहां पर याद रखनी है कि देखिए जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी जो हम बोलते हैं, कुछ भी स्वर या व्यंजन हम बोलते हैं तो उसे बोलने के लिए बेसिकली हम 5 स्थानों का प्रयोग करते हैं। 5 स्थानों में सबसे पीछे की तरफ आपका कंठ आता है, कंठ के ऊपर की तरफ चले तो जहां से गला प्रारंभ होता है ना, गला प्रारंभ होता है और मुंह का आपके अंत होता है, ये ऊपर वाली छत जो होती है उसे कहते हैं तालु। तालु के आगे की तरफ चले तो आपके दांतों के पीछे मुंह की ऊपर वाली छत, उसको क्या कहा जाता है, मूर्धा। उसके आगे चले तो दंत हैं यानी दांत हैं आपके, और उसके आगे आपके ओठ यानी ओष्ठ हैं। यहां पर गौर करिएगा, छोटा और बड़ा ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद रखिएगा। छोटी बड़ी इन दोनों का उच्चारण स्थान यानी तालु होता है। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होता है, ओष्ठ होता है। ये कहां से बोला जाता है, ओठों से बोला जाता है ना। अगर री की बात करें तो री जो है ये आपके मूर्धा से बोला जाता है। अब यहां पर बात आती है छोटी ए बड़ी ए की और छोटा ओ बड़ा ओ की। अगर आपको ऊपर वाले चारों याद हो जाएंगे तो फिर ये याद करना अपने आप आसान हो जाएगा। संधि में आप एक नियम पढ़ेंगे कि यदि आ और ई का मेल होता है तो वो ए बनाते हैं। तो यहां पर आ कहां से बोला जा रहा है, कंठ से, और ई कहां से बोला जा रहा है, तालु से। तो यहां पर दोनों को मिलाकर छोटी ए बड़ी ए का उच्चारण स्थान बनता है कंठ प्लस तालु, या इनको कंठ तालव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कंठ तालव्य। ऐसे ही छोटी ओ बड़ी ओ, तो संधि में आप नियम पढ़ोगे कि अगर छोटी आ और आपके ओ इनको अगर जोड़ा जाए तो ये क्या बनाता है, ओ बनाता है ना, ओ बनाता है। तो यहां पर क्या किया हमने, कंठ और ओष्ठ इन दोनों को जोड़ दिया तो इनका उच्चारण स्थान बन गया कंठ प्लस ओष्ठ, है ना, या कंठोष्ठ बोल देते हैं। तो ये है इनके उच्चारण स्थान। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई भी एक उठाकर दे देगा और पूछेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है। आपको यही टेबल बनाकर इनको याद करना चाहिए। इसके बाद देखिएगा स्वरों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। स्वरों के भैया कई आधारों पर प्रकार बताए जाते हैं। इनमें से पहला आधार जो है वो 5 आधारों पर बताया गया है। पहला आधार जो आपको बताया गया है वो पहला आधार है आपका मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर।
मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो होते हैं ना भैया, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है देखिएगा, तो ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है, या आप कहिएगा जिन्हें बोलने के लिए कम समय का प्रयोग किया जाए, वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। और 4 में कौन कौन से, तो छोटा आ, इसके अलावा छोटी ई, इसके अलावा छोटा ऊ और री, ये चारों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिनको मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने के लिए 2 मात्रा का समय या अधिक समय का प्रयोग किया जाता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और भैया इनके अलावा जितने भी स्वर बचे वो सारे के सारे आपके कैसे हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा स्वर का प्रकार आता है, वो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा इन स्वरों का प्रयोग ज्यादातर नाटकों के संवादों में किया जाता है। जो नाटक के डायलॉग होते हैं उन डायलॉग में इनका प्रयोग किया जाता है। डायलॉग में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जैसे आपने नाम सुना ओम, जब हम ओम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं ना, तो ओ की ध्वनि को आप लंबा खींच रहे हैं। तो अगर आप ओ की ध्वनि को लंबा खींच रहे हैं तो ये जो स्वर बनेगा, ये स्वर कैसा स्वर बनेगा, तो ये आपका प्लुत स्वर बनेगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो भैया जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या 3 मानी जाती है। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब जो जीभ के आगे से बोले जाए वो अग्र स्वर हैं, छोटी ई बड़ी, छोटी ए बड़ी है, इन दोनों चारों को किस में रखा जाता है, अग्र स्वर में रखा जाता है। मध्य स्वर जो जीभ के मध्य भाग बीच से बोला जाए, यानी कि छोटा आ इसके अंतर्गत रखते हैं। और पश्च स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, उनमें आ बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनको किस में रखा जाता है, पश्च स्वर में रखा जाता है। इसके बाद देखिएगा ओठों की स्थिति के आधार पर, भाई ये स्वरों को बोलते समय आपके ओठों की स्थिति क्या है, उसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, रक्तमुखी और अवरक्तमुखी। मतलब अगर ओठों को, अगर आप स्वर को बोलते समय ओठों को गोल कर रहे हैं तो वो हो जाता है वृत्तमुखी, और अगर ओठ गोल नहीं हो रहे हैं तो वो हो जाता है अवृत्तमुखी, है ना। यहां पर देखिएगा ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की स्थिति गोलाकार होती है, इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन चारों को रखा जाता है। खुद बोलकर देखिएगा, ऊ, ऊ, ओ, औ, है ना। इनमें आप देखेंगे आपको अपने ओठों को क्या करना पड़ता है, गोल करना पड़ता है, तो वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी कौन से होते हैं, जिनको बोलने में ओठों को गोल ना करना पड़े। तो बाकी के जितने बचे हुए स्वर हैं वो सब कैसे हो जाते हैं, अवृत्तमुखी हो जाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं और ये है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर जो है वो 4 प्रकार के हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत, संवृत। विव्रत का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार को पूर्ण रूप से खोला जाता है। मतलब अगर आप अपने बंद मुख को पूरा खोल रहे हैं तो उस स्वर को क्या कहा जाता है, विव्रत। और विव्रत में केवल एक को रखा जाता है, वो है बड़ा। उसी तरीके से संवृत का मतलब क्या है, तो देखो संवृत का मतलब है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार को लगभग बंद रखा जाता है। लगभग बंद का मतलब यह है कि भैया पूरा बंद तो रख ही नहीं सकते, अगर पूरा बंद रख लोगे तो आवाज ही नहीं निकलेगी ना। तो संवृत कौन सा होता है, जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है। और इसमें कितनों को रखा जाता है, 4 को, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। अब आता है अर्धविव्रत और अर्धसंवृत। अर्धविव्रत का मतलब क्या है, जिसमें मुख द्वार आधा खुला हुआ हो, वो हो जाएगा अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ रखा जाता है। और अर्धसंवृत का मतलब क्या है, जिसमें मुख द्वार आधा बंद हो तो उसको कहते हैं अर्धसंवृत। इसमें छोटी ए और छोटे ओ को रखा जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और देखो हवा के नाक मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो आपको याद रखना है, इनमें भैया आपके एक है वो है मौखिक या निर्नुनासिक स्वर और एक है अनुनासिक स्वर, है ना। मौखिक या निर्नुनासिक स्वर का मतलब क्या है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा या वायु मुख से होकर बाहर निकलती है, जिन्हें बोलते समय मुख से वायु बाहर आए तो उनको क्या कहा जाता है, मौखिक या निर्नुनासिक कहा जाता है। और याद रखें जितने भी स्वर हैं वो कैसे होते हैं, मौखिक।
छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब आपके कैसे होते हैं, मौखिक ही होते हैं, या इनको निर्नुनासिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता। लेकिन स्वर का एक प्रकार और बनता है और वो होता है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुंह से बाहर ना निकलकर नासिका या नाक से होकर बाहर निकलती है, तो उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर कैसे बनते हैं, तो यदि आप किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दें, है ना, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर आप देख रहे हैं कि आ के ऊपर चंद्र बिंदु, बड़े आ के ऊपर चंद्र बिंदु, या पे बड़े ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, छोटे ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु। तो अगर आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं तो इनको बोलते समय हवा नाक या नासिका से होकर बाहर निकलती है, इसी वजह से इनको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और याद रखिएगा, चंद्र बिंदु लगे सभी स्वर कैसे होते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो ये हैं भैया स्वरों के प्रकार, है ना। मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से देखो चीजों को कराने की प्रयास किया है ना। छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से, छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं इसी तरीके से आपको सारे के सारे हिंदी के जो टॉपिक हैं वो मैं क्लियर कराऊंगा। आज की इस क्लास में मैंने केवल और केवल स्वर को कंप्लीट किया है, ठीक है। मैं यहां पर से इसे हटा देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। आज की इस क्लास में मैंने यहां पर केवल स्वर को कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में मैं व्यंजन को कंप्लीट करूंगा और उसी के साथ में आपका वर्णमाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है भाई सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में वर्णमाला का सेकंड पार्ट लेकर, व्यंजन लेकर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।